आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सीटेट 2026 के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आधार है हमारी अरिहंत की सक्सेस मास्टर बुक, और उससे ही हम आज 5वें अध्याय को लेकर आए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत से मनोवैज्ञानिकों के विषय में बताया गया है, उनकी विचारधारा के विषय में बताया गया है। उसको हम लोग समझेंगे और जो इस अध्याय में कठिन शब्द हैं, जो शब्द समझने में कठिनाई होती है, उसको हम तोड़ के समझेंगे, उसके विषय में समझेंगे और इसके साथ ही धीरे धीरे समझते हुए हम इस अध्याय को खत्म करेंगे और इसमें क्या मनोवैज्ञानिकों की राय है उसके विषय में हम जानेंगे। तो 3 मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से इस अध्याय में पढ़ाए गए हैं। जैसे पहले हैं पियाजे, जीन पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की। इनके कौन कौन से सिद्धांत है उसके विषय में जान लेते हैं। जैसे जीन पियाजे का पहला सिद्धांत जो दिया गया है इस टॉपिक में, वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसके विषय में पढ़ेंगे। पियाजे ने बच्चों के सोचने और तर्क करने के तरीके को समझाते हुए संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं। और लॉरेंस कोहलबर्ग, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत किस रूप से होता है, इन्होंने इस सिद्धांत के विषय में बताया है। और लेव वाइगोत्स्की, इन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत बताए हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो इसके विषय में हम पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल विकास की वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालकों में विविध प्रकार के गुण एवं विशेषताएं पाई जाती हैं। इसका अध्ययन मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में किया है, जो सिद्धांत के रूप में हमारे सामने है। विकास की अवस्थाओं से संबंधित सिद्धांतों को देने वाले वैज्ञानिकों में पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की का नाम उल्लेखनीय है। अब कौन कौन से सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विषय में पढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, मतलब जो हमारे सोचने समझने की पद्धति है, जो संज्ञानात्मक संरचना है हमारी, जिस तरीके हम विचार करते हैं, सोचते हैं, उसमें जब संशोधन किया जाता है तो उसको समावेशन कहते हैं। क्योंकि जो हमारे सोचने समझने की प्रक्रिया है, अगर हमको कहीं भी समावेशित होना होगा, खुद को कहीं भी अनुकूलित करना होगा किसी भी वातावरण में, किसी समाज में, तो हमको उस प्रक्रिया को संशोधित करना होगा, वो समावेशन कहलाती है। पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यता, जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। कुछ सहज क्रियाएं एवं जन्मजात प्रवृत्तियां जो है बच्चे अपने साथ लेकर पैदा होता है। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है। इसी प्रकार क्रियाएं, जैसे बच्चा रोना जन्मजात ही सीख कर आता है, फिर हंसना सीखता है धीरे धीरे, और कुछ क्रियाएं चूसना, पकड़ना, ये सारी क्रियाएं वो जन्मजात ही सीख कर आता है जन्म के साथ ही। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उन बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है, ये बौद्धिक क्रियाएं बढ़ने लगती है। बच्चों में दुनिया के बारे में समझ विकसित करने की क्षमता पैदा हो जाती है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना,
अनुकूलन कहलाता है। ये तो आप लोग समझ ही चुके हैं, बहुत बार आ चुका है ये शब्द अनुकूलन, अपने आप को कहीं भी अनुकूलित करना। जैसे ये शब्द ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है, जैसे जो मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पतियां होती हैं, जो पेड़ पाए जाते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटेनुमा हो जाती हैं। वो अपने आप को अनुकूलित करते हैं पौधे, इसीलिए उनकी पत्तियां कांटेनुमा हो जाती हैं। जो ऊंट होता है उसके पैर गद्दीदार होते हैं क्योंकि वो बालू में चल सकें। तो ये सब अनुकूलन के ही उदाहरण है। वातावरण के अनुसार वनस्पतियां भी खुद को बदल लेती हैं। कांटेनुमा क्यों वनस्पतियां हो जाती हैं? क्योंकि जब पत्ते बड़े होते हैं तो उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और उससे जल अवशोषित होता है, सूर्य जल को खींचता है। तो पत्तियां जब कांटेनुमा हो जाती हैं तो जो उनका जल होता है वो संचित रहता है, सूर्य उसको खींच नहीं पाता है, तो खुद को अनुकूलित कर लेती हैं। तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बेहतर क्षमता होती है। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। जो पहले ज्ञान है उसके पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना, उसको आत्मसातीकरण कहते हैं। आत्मसात करना, समझ के कहते हैं। जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो यह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। स्कीमा ये होता है कि जो उसका माइंडसेट है, जो उसके दिमाग में पहले से धारणाएं बनी हुई हैं, जो उसकी मेमोरी है, वो स्कीमा होती है। तो स्कीमा में जब वो परिवर्तन करता है, जो उसकी धारणाएं हैं, जो उसकी सोचने की शैली है, उसमें जब वो परिवर्तन करता है तो उसी प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। तो वो नई चीजें सीखता है और खुद को वहां एडजस्ट करता है, तो इसको एडजस्टमेंट कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। हमारे जो विचार हैं या तर्क हैं ये अनुकूलन के ही भाग है। हम किसी ऑफिस में, किसी जैसे बच्चा घर से जब स्कूल जाता है तो वो अपने आप को अनुकूलित करता है। अपनी जो पुरानी धारणाएं हैं, जो उसने घर पे सीखा है, जो उसके गेस्चर हैं, जो उसके कार्य करने की शैली है, जो सोचने की शैली है, वो स्कूल में उसको बदलना पड़ता है। स्कूल में उसको पुरानी जो धारणाएं हैं उसको बदलना पड़ता है, तो इसी को अनुकूलन कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्था के संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्था के क्रम में होता है। संवेदी प्रेरक अवस्था अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण पर आधारित होती है। अब संवेदी पे ये क्या होता है? संवेदी प्रेरक अवस्था अनुकरण, इसके विषय में जान लेते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था अनुकरण, ये शब्द अलग अलग करके बांट के इसको समझते हैं। संवेदी प्रेरक मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें जो बच्चे को सीखने में प्रेरक का काम करे, प्रेरित करे, और उस अवस्था का अनुकरण करके बच्चा उस चीज को सीखे, तो इसी को संवेदी प्रेरक अवस्था अनुकरण कहते हैं। जैसे जब बच्चा किसी अध्यापक को ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए देखता है, साफ साफ लिख रहे हैं, सुंदर सा, तो बच्चा वो लिखना अध्यापक का प्रेरक का काम करता है, संवेदी प्रेरक का काम करता है, और उस अवस्था को बच्चा अनुकरण करता है और उस अनुकरण के हिसाब से वो खुद लिखने का प्रयास करता है। तो संवेदी प्रेरक अवस्था अनुकरण यही है, इमिटेशन। तो बच्चा इससे सीखता है, अपनी स्मृति मेमोरी के आधार पे, जो उसकी पुरानी मेमोरी है उसके आधार पे अनुकूलन करता है, आगे सीखता है। एवं मानसिक निरूपण, मानसिक निरूपण होता है जो उसके दिमाग में इमेज बनी हुई होती है, उस पे आधारित होती है। तो संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्था के क्रम में होता है। तो देखिए, संवेदी प्रेरक अवस्था अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण पर आधारित होती है, ये तीनों एक क्रम है। जैसे संवेदी प्रेरक अवस्था अनुकरण, तो कोई अध्यापक अगर लिख रहा है तो उसको बच्चा प्रेरक के तौर पे लेगा और उस अवस्था का अनुकरण करेगा और फिर उसको स्मृति में बैठाएगा कि टीचर ऐसे ऐसे लिख रहे थे। फिर मानसिक निरूपण, उसके आधार पे वो दिमाग में कोई चित्र बनाएगा, इमेज क्रिएट करेगा, फिर उसी इमेज के आधार पे वो काम करेगा, वो खुद लिखने का भी प्रयास करेगा। तो इस तरीके संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है आदमी पे। बच्चा पहले देखता है, फिर उसको मेमोराइज करता है, फिर उस पे
चित्र बन जो उसके दिमाग में चित्र इमेज बना होता है उसके आधार पर कार्य करने का प्रयास करता है। तो यही संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का क्रम है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उसके विषय में जान लेते हैं। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, नंबर 1 है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। मतलब बच्चा इंद्रिय जनित मतलब अपनी इंद्रियों पे आधारित होता है। उसको भूख लगेगी तो रोएगा, उसको तकलीफ होगी तो चिल्लाएगा, इरिटेट होगा। तो सारी क्रियाएं उसके इंद्रिय से रिलेटेड होती हैं, इंद्रियों से। 0 से 2 वर्ष तक। मानसिक क्रियाएं, इसके विषय में क्या बताया गया है इंद्रजनित गामक अवस्था में? मानसिक क्रियाएं इंद्रजनित गामक क्रियाओं के रूप में संपन्न होती हैं। जो उसके दिमाग में होता है वो इंद्रियों से व्यक्त करता है। वो जैसे रो के, चिल्ला के, हाथ हिला के। बालक भूख लगने पर रोकर व्यक्त करता है। इस अवस्था में व्यक्ति आंख, कान एवं नाक से सोचता है, दिमाग से नहीं सोचता है। दिमाग विकसित नहीं होता पूर्ण रूप से। और जिन वस्तुओं को प्रत्यक्षता देखते हैं उसी का अस्तित्व उनके लिए होता है। मतलब मूर्त चीजों के विषय में ही जो उसको आंख से दिखती है उसी चीज का वो अस्तित्व समझता है और वो आगे पीछे कुछ नहीं समझ पाता है। बालक की बुद्धि उसके कार्य द्वारा व्यक्त होती है। जैसे चादर खींचकर खिलौना प्राप्त करना। जैसे कोई खिलौना रखा हुआ है, अगर उसको प्राप्त करना चाहेगा तो जाके उसको पकड़ेगा नहीं, चादर को खींचेगा अपने पास। यह अवस्था अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण से संबंधित है। ये अवस्था भी अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण, ये तीनों चीजें इसमें भी चलती रहती हैं। अनुकरण करता है, स्मृति बनाता है और मानसिक निरूपण, दिमाग में इमेज क्रिएट होती है, से संबंधित है। फिर अगला है मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संक्रिया क्या होती है? किसी भी विचार के आधार पर कार्य करने की अवस्था। हमारे मन में कोई भी विचार डेवलप हुआ, उस विचार के आधार पर हम जो काम करते हैं उसको संक्रिया कहा जाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक मतलब कि संक्रिया के पहले की अवस्था 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक प्रतीकात्मक सोच, भाषा के विकास एवं अहं केंद्रित दृष्टिकोण का प्रदर्शन करते हैं। वे वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करना शुरू करते हैं, लेकिन अभी भी तार्किक एवं आमूर्त सोच का अभाव होता है। मतलब आमूर्त सोच नहीं कर पाते हैं, जो उनको दिखता है उसी के विषय में सोचते हैं, उसी के विषय में वो संक्रिया करते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। बच्चे मूर्त घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। मतलब जो उनके सामने घटित हो रहा है, जो घटना वो देख रहे हैं आंख से, उसी के विषय में सोचना शुरू करते हैं 7 से 11 वर्ष में। वे संरक्षण, वर्गीकरण एवं श्रेणीबद्ध जैसे सिद्धांतों को समझने लगते हैं, लेकिन अभी भी आमूर्त अवधारणा को समझने में कठिनाई होती है। आमूर्त चिंतन अभी भी नहीं कर पाते। अमूर्त चिंतन और मूर्त चिंतन के विषय में पहले भी एक बार बताया जा चुका है लेक्चर में। जैसे इसको हम समझ सकते हैं मूर्ति पूजा से। जो मूर्ति होती है उसको देख के पूजा करना, ये मूर्ति पूजा है। लेकिन हिंदू रीति रिवाज में भी बहुत से लोग मूर्ति पूजा का विरोध, जैसे विवेकानंद जी, जो विवेकानंद थे, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, मूर्ति पूजा के अनुयायी नहीं थे। तो ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना, मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, ईश्वर को मतलब निर्वचनीय है, उसके विषय में कुछ बोला नहीं जा सकता, जो शंकराचार्य जी ने संकल्पना दी थी। तो आमूर्त चिंतन, मूर्त से आमूर्त की ओर हर चीजें जाती हैं। जैसे जो व्यक्ति अज्ञानी है, उसको उतना ज्ञान नहीं है अध्यात्म के विषय में, तो उसको मूर्ति दिखा दी जाती है, उसी को भगवान मान के पूजा करता है। लेकिन आगे प्रक्रिया आमूर्त की ओर ही होती है। जो ऋषि मुनि सन्यासी हैं, बहुत से सन्यासी जंगल में चले गए पूजा करने, तो मूर्ति कहाँ थी? जब मूर्ति का निर्माण नहीं हुआ था तो क्या पूजा नहीं होती थी? तो वो लोग आमूर्त चिंतन करते थे। तो आमूर्त चिंतन है बिना किसी प्रत्यक्ष देखी गई वस्तु के विषय में चिंतन करना। तो बच्चा 7 से 11 वर्ष में भी अभी आमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मतलब औपचारिक रूप से संक्रिया करना शुरू कर देता है। ये 11 वर्ष से ऊपर है, इसमें आमूर्त चिंतन भी आ जाएगा। इस अवस्था में किशोर एवं वयस्क आमूर्त अवधारणाओं के बारे में सोचना, परिकल्पना करना और व्यवस्थित रूप से समस्याओं को हल करना शुरू करते हैं। वे निगमनात्मक तर्क एवं आमूर्त विचारों का उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं।
निगमनात्मक तक मतलब निगमन करना, किसी चीज की समस्या को सुलझाना। आगे पढ़ते हैं इसके विषय में थोड़ा सा और अच्छे से। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इंद्रिय जनित गामक सबसे पहले होती है 0 से 2, पैदा होते ही इंद्रियों का प्रयोग बच्चा करता है। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं विवेद विवेद करने लगता है। अपने जो परिवेश की वस्तुएं उनके विषय में पहचानने लगता है और उनमें विवेद करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का भी विकास प्रारंभ हो जाता है। वो जो आसपास की भाषा है, परिवेश के लोग, आसपास के पर्यावरण के लोग जो बोल रहे हैं, वातावरण में जो सीख रहा है, उस भाषा का विकास इसके अंदर होने लगता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। मतलब इंद्रजालित गमक जो अवस्था है, इससे ज्यादा अधिक समस्याओं का समाधान करने के योग्य हो जाता है। बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुणों, विचारों की अनुत्क्रमणीयता एवं केंद्रीकरण क्षमता का विकास होता है। अब इसको समझ लेते हैं। अनुत्क्रमणीयता क्या है? अनुत्क्रमणीयता होता है कि किसी भी घटना को या किसी भी क्रिया को उसके उल्टे रूप में समझना। जैसे पानी बच्चा लेके गया, फ्रिज में लगाया, फ्रीजर में, और पानी बर्फ बन गया। ये क्रिया तो उसको दिख रही है, लेकिन बर्फ को फिर से पानी बनाया जा सकता है, ये क्रिया उसको नहीं समझ में आती है। तो ये अनुत्क्रमणीयता है। किसी की रिवर्स इफेक्ट जो होता है, उस क्रिया की प्रतिक्रिया, मतलब उसको उल्टा भी किया जा सकता है। इस चीज की समझ विकसित इसकी समझ विकसित नहीं होती, तो इस चीज को अनुत्क्रमणीयता कहते हैं। मतलब इसको उल्टा नहीं समझ पाता है बच्चा। और केंद्रीकरण की क्षमता, केंद्रीकरण की क्षमता मतलब कि एक ही चीज पे सिंगल डायमेंशनल, यूनि डायमेंशनल सोच होती है उसकी, एक ही चीज को समझता है, मल्टी डायमेंशनल नहीं होती। केंद्रीकरण क्षमता जैसे कोई दो लकड़ी उसके पास रखी है, अगर इस लकड़ी को हम खिसका के ऊपर को बढ़ा देंगे, यहाँ से ऐसे कर देंगे, तो ये इस वाली लकड़ी को बोलेगा ये बड़ी हो गई। उसको ये नहीं दिखेगा कि ये नीचे से खिसकी हुई है। तो उसका केंद्रीकरण सिर्फ इसके ऊपर ही है कि हाँ ये ऊपर चली गई तो ये बड़ी हो गई। तो ये केंद्रीकरण क्षमता का विकास होता है। किसी भी फोकस एक ही समस्या को समझ पाता है, एक ही चीज को ध्यान में रख के सोच पाता है। तो ये 2 से 7 वर्ष के बच्चों के अंदर गुण होते हैं। अनुत्क्रमणीयता मतलब किसी चीज को रिवर्स, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है उल्टे क्रम में ना समझ पाना, और केंद्रीकरण की क्षमता। आगे बढ़ते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। अब इसमें मूर्त संक्रियात्मक मतलब जो आसपास की वस्तुएं हैं उसको देख के उनके प्रति संक्रिया करना शुरू करता है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने और वर्गीकरण करने, विभेद मतलब डिफरेंट, उसमें डिफरेंशिएशन करने में, और क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करने में विकसित हो जाती है क्षमता उसके अंदर। वह उनका चिंतन अब और अधिक क्रमबद्धता एवं तर्क संगत करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि जब क्लासिफाई कर लेगा चीजों को तो और सही से उसके विषय में सोचना प्रारंभ कर देगा। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, भार, अंक आदि पर चिंतन करता है। इन सब चीजों के विषय में सोचने लगता है, लंबाई, भार, अंक, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। भाषा का पूर्ण विकास, जो आसपास के परिवेश में बोली जाती हुई भाषा होती है, स्कूल में माता पिता द्वारा, आस पड़ोस में, उसको वो पूर्ण रूप से सीख लेता है। मतलब कि शब्दों का संग्रह उसके पास हो जाता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में पूर्ण रूप से। लेकिन भाषा का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसके विषय में हम नहीं बोल सकते कि उसका पूर्ण रूप से विकास हो गया, क्योंकि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करते रहते हैं, बोलचाल की भाषा को विकसित करते रहते हैं। बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। मतलब किसी भी अवधारणा के पूर्व में क्या हुआ, उसके पहले तर्क कर सकता है कि हाँ ये हुआ तो इसके पहले क्या था, कोई कहानी सुना तो ये क्यों हुआ। उसके अंश के संबंध में उसके बीच से कोई पॉइंट उठा गया, उसके विषय में चिंतन करने लगा। तर्क कर सकता है, पूछ सकता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। वो नियमों को भी सीख लेता है अपने पर्यावरण में अनुकूलन करने के लिए, एडाप्टेशन के लिए।
इसके बाद कौन सी अवस्था आती देखते हैं, औपचारिक एवं अमूर्त संक्रियात्मक। अब अमूर्त संक्रिया शुरू हो गई मूर्त के बाद, ये अमूर्त संक्रिया प्रारंभ हो गई। ये जटिल प्रक्रिया होती है और 11 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। प्रौढ़ावस्था तक चलती है, मतलब मान लीजिए 35-40 साल। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। अमूर्त चिंतन, इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता एवं संप्रेषणशीलता, देखिए कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप हो रहा है, भाषा और समृद्ध हो रही है बच्चे की, का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर संक्रियात्मकता का निर्माण करता है। मतलब जो उसने पहले संक्रिया की हुई है, मूर्त, इंद्रजनित, गमक और अन्य संक्रियात्मक अवस्थाओं से गुजरा है, उनको एकत्रित करके उच्च स्तर की संक्रियात्मक अवस्था को प्राप्त करने लगता है। उच्च स्तर की संक्रिया मतलब बताया कि जो वो विचार रखता है उसके आधार पर जो कार्य करता है उसी को संक्रिया कहते हैं। समस्याओं का समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। अमूर्त मतलब वो नियम जो अभी प्रत्यक्ष रूप से न कहीं लिखे गए हैं, न पढ़े गए हैं, न बताए गए हैं, तो वो अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण करता है, अपने आधार के नियमों को सोचता है स्वयं। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है इस अवस्था में। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब जीन पियाजे जी के विषय में पढ़ते हैं। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सॉरी उसका शैक्षिक महत्व, इसको तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं जीन पियाजे को ही। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का शैक्षिक महत्व क्या है, इसके विषय में जानते हैं, क्यों इसका महत्व है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का शैक्षिक महत्व, इसके विषय में समझते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास चलता ही रहता है, मरने तक मानसिक विकास चलता रहता है, आदमी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक क्रम के अंतर्गत होता है। इसलिए बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से। अतः अध्यापक को पहले बच्चों के मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर तब उसे शिक्षित करने हेतु योजना बनानी चाहिए। मतलब अध्यापक अगर बच्चों को शिक्षित कर रहा है तो पहले उसकी मानसिक अवस्था क्या है उसके विषय में जान ले, उसका निर्धारण कर ले। ऐसा नहीं है कि बच्चा, पता चले कि बच्चा 4 साल का है और उसको ऐसे विषय दिए गए जो आमूर्त चिंतन के हों। आमूर्त चिंतन का विषय, आमूर्त चिंतन बच्चा नहीं कर पाएगा 4 साल की अवस्था में। तो शिक्षक को यह जानना बहुत आवश्यक है कि बच्चे की कौन सी विकास अवस्था है, उसके आधार पर ही पाठ्यक्रम उसको बनाना चाहिए। आगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालकों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधन एवं दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जब बच्चा कुछ देख के या सुन के सीखता है, उस अवस्था में शिक्षक को क्या करना चाहिए, दृश्य एवं श्रव्य, दृश्य माने दिखने वाली, श्रव्य माने सुनने वाली, जो चीजें दिखाई देती हैं उनको दृश्य कहा जाता है, जो चीजें सुनाई देती हैं उनको श्रव्य कहा जाता है। तो दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। कोई मॉडल दिखा के, कोई नमूना दिखा के, या कोई गाना सुना के, या कोई कहानी सुना के, इस माध्यम से बच्चों में विकास हो सकता है, सीख सकते हैं बच्चे। आगे बढ़ते हैं। तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है, अतः शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि तार्किक क्षमता बचपन में ही, क्योंकि बच्चे देखिए प्रश्न पूछते हैं अध्यापक को, अभिभावक को, बचपन में वो बहुत प्रश्न पूछते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा होती है चीजों को जानने की, समझने की। तो उनके चिंतन को, तार्किक चिंतन को बढ़ाना चाहिए। अध्यापक को ऐसे टॉपिक देने चाहिए बच्चों को कि बच्चे उस पर विचार करें, समझें, उस विषय पर डिस्कस करें। वर्ग में समान रुचि के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर उनमें विचार विनिमय के माध्यम से तार्किक बुद्धि के विकास के अवसर देने चाहिए। बच्चों को गलतियां करने एवं उसे स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है,
जो बच्चे समान रुचि वाले हैं, मतलब एक ही इंटरेस्ट है जिन जिन बच्चों का किसी विषय पे, किसी वस्तु पे, उनके छोटे छोटे समूह बनाने चाहिए अध्यापक को, और आपस में वो विचार विनिमय करें, जो थॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, जो उनके विचार हैं उसको एक्सचेंज करें। बच्चे एक दूसरे को बताएं हम इस विषय में ये सोच रहे हैं, हम इस विषय में ये सोच रहे हैं, माध्यम से तार्किक बुद्धि के विकास के अवसर देने चाहिए, तर्क करने का अवसर देना चाहिए अध्यापक को, और बच्चों को गलती करने एवं उसे स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत। जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत में सबसे पहला है निर्माण और खोज का सिद्धांत। ये हेडिंग है, लेकिन इसी में साथ में ये स्लाइड में बन गया है, लेकिन ये हेडिंग है। इसके विषय में पढ़ते हैं। निर्माण और खोज का सिद्धांत। प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। ये लाइन समझते हैं। जो बालक अनुभव करता है, जैसे मन में उसके कोई विचार आया, उसने कोई चीज को अनुभव किया, उसको अर्थपूर्ण बनाने के लिए, मतलब उसके आधार पर वो क्रिया करना चाहता है। जैसे बच्चे को कोई खिलौना दिया जाता है, अब उसको लगा कि इसमें क्या है, ये किस कैसे चल रहा है, कैसे ये काम कर रहा है खिलौना, उसके लिए उसको वो खोल देगा, पेचकस उठाएगा, उसको खोल के उसको देखना चाहेगा। तो जो बालक अपने अनुभव को प्रत्येक बालक अपने अनुभव को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है, वह यह जानने के लिए प्रयत्नशील होता है कि उसके विचार संबद्धता पूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। मतलब उसके मन में जो विचार आए हैं, वो यह जानना चाहता है कि ये रियल है कि नहीं, मेल खा रहे हैं कि नहीं। जैसे इसमें चेन बन रही है, संबद्धता पूर्वक मेल खाते हैं कि नहीं जो उसने सोचा। जैसे उसने सोचा कि ये मोटर कैसे चल रहा है या ये गाड़ी कैसे चल रही है, उसको खोल के देखना चाहेगा कि जो वो सोच रहा है वो सही है कि नहीं। बच्चे उन व्यवहारों एवं विचारों की समय समय पर खोज एवं निर्माण करते हैं जिन व्यवहारों एवं विचारों का उन्होंने कभी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया गया होता है। मतलब जिन व्यवहारों एवं विचारों को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा नहीं होता है, उस पर विचार करते हैं, उसको प्रत्यक्ष देखने की इच्छा होती है, करके देखने की, प्रत्यक्षीकरण की भावना होती है। पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल ना होकर खोज पर आधारित है। मतलब संज्ञानात्मक विकास खोज पर आधारित होती है, सिर्फ नकल के आधार पर विकसित नहीं होता है। नवीनता या खोज को उद्दीपक अनुक्रिया समानीकरण के आधार पर नहीं समझा जा सकता। अब ये समझते हैं क्या है उद्दीपक अनुक्रिया समानीकरण। ये एक प्रक्रिया होती है, इसमें कोई कार्य उद्दीपक का काम करता है, उसके आधार पर बच्चा अनुक्रिया करता है। जैसे एक सिद्धांत पढ़ाया गया है इसमें कुत्ते वाला, कि कोई घंटी बजती है, उसके बाद कुत्ते को भूख लग जाती है। उसको इसमें मनोवैज्ञानिक ने शोध किया था कि एक कुत्ते को जंजीर से बांध के रखा गया, अब उसको घंटी बजा दी जाती थी, वो घंटी बजा के खाना दे दिया जाता था। तो ये प्रक्रिया 1-1.5 महीने तक चली, घंटी बजा के खाना दे दिया गया। तो अब जब घंटी बजाई जाती थी तो उसके अंदर से लार बनना शुरू, उस कुत्ते के जीभ से लार गिरनी, चाहे उसको खाना ना दिया जाए, लेकिन उसको आभास हो जाता था कि खाना मिलने वाला है। तो अब घंटी की जगह अगर कुछ और भी बजाया जाएगा उससे मिलता जुलता साउंड, तब भी वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। तो ये है उद्दीपक अनुक्रिया समानीकरण। मतलब कोई चीज उद्दीपक का काम करी, उस पर अनुक्रिया किया गया, और सामान्यीकरण मतलब उसी तरीके एक्शन लिया गया, घंटी के अलावा किसी और घंटी को भी सुनकर। तो इसके आधार पर नहीं समझा जा सकता है विकास को। उदाहरण के लिए एक 4 साल का बालक यदि भिन्न भिन्न आकार के प्यालों को प्रथम बार क्रमानुसार लगा देता है, तो यह उसकी बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है। आगे समझते हैं कार्य क्रिया का आयोजन। ये भी हेडिंग ही है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका समझने के लिए बाद में। तो कार्य क्रिया का आयोजन। कार्यात्मक क्रिया का तात्पर्य उस विशेष प्रकार की मानसिक दिनचर्या से है जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणशीलता है। अब उत्क्रमणशीलता क्या होती है? अनुक्रमणशीलता हम लोग समझे तो अनुत्क्रमणशीलता जो होती है वो किसी चीज को रिवर्स फॉर्म में ना समझ पाना,
और उत्क्रमणशीलता क्या है? एक होता है उत्क्रमणीयता, तो एक होती है उत्क्रमणशीलता। उत्क्रमणशीलता दूसरी चीज। उत्क्रमणशीलता मतलब होती है निरंतर किसी भी अवस्था का विकसित होना। जैसे बच्चा पहले रेंग के चलता है, फिर धीरे धीरे दोनों पैर पे खड़ा होना शुरू करता है, घुटने के बल चलता है, फिर खड़ा हो जाता है और दोनों पैर से चलने लगता है। ये उत्क्रमणशीलता है, किसी भी कार्य का धीरे धीरे विकसित होना, आगे की ओर बढ़ना। तो कार्यात्मक क्रिया का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार की मानसिक दिनचर्या से है जिसकी प्रमुख विशेषता उत्क्रमणशीलता है। मतलब कार्यात्मक क्रिया वो है जिसमें उत्क्रमणशीलता मुख्य विशेषता है। धीरे धीरे बच्चा प्रखर होता जाता है कार्यात्मक क्रिया में, अपने आप को कुशल करता जाता है। जैसे आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कार्यात्मक क्रिया एक तर्कपूर्ण विपरीत प्रभाव होता है हर कार्यात्मक क्रिया का। जैसे बच्चा किसी कार्य को करेगा तो उसका विपरीत प्रभाव भी होगा। जैसे एक मिट्टी के चक्र को दो भागों में तोड़ना तथा दो टूटे हुए भागों को पुनः एक पूर्ण चक्र के रूप में जोड़ना एक कार्यात्मक क्रिया है। कार्यात्मक क्रिया क्या होती है? कार्यात्मक क्रिया मतलब ये होती है कि बच्चा कोई भी अवधारणा जो सीख रहा है उसके बिहाफ पे कोई कार्य करता है। संक्रिया या कार्यात्मक क्रिया लमसम एक ही चीज है। जैसे बच्चा गणित में जोड़ की अवधारणा को सीखा, उसको जोड़ सिखाया गया और घर पे आके उसके यहाँ आम रखा है या कुछ भी रखा है तो उसको जोड़ ले रहा है, क्योंकि उसने विद्यालय में सीखा है। तो ये कार्यात्मक क्रिया है। हर कार्यात्मक क्रिया के रिवर्स जो है उल्टे परिणाम भी होते हैं। जैसे किसी को दो चीजों को जोड़ा, अब उन दो चीजों को अलग भी कर सकता है। जैसे दो आम रखे गए हैं तो दो क्या कहते हैं, चार आम रखे गए हैं, फिर दो दो को मिला के चार किया, अब दो दो को अलग करके दो दो अलग कर देगा। ये मतलब ये उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक मिट्टी के चक्र को दो भागों में तोड़ना और टूटे हुए भागों को पुनः मिला के एक पूर्ण चक्र बनाना, ये कार्यात्मक क्रिया है। कार्यात्मक क्रिया की सहायता से बच्चे मानसिक रूप से वहां पुनः पहुंच सकते हैं जहां से उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। मतलब फिर से वहीं वापस चले पहुंच सकते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है कि किसी भी चक्र को तोड़ा, चक्र क्या किसी भी चीज को, मान लीजिए एक रोटी है, रोटी को तोड़ के दो भाग में बांटा, फिर दोनों भाग को जोड़ के एक रोटी बना दी, तो फिर से वहां पहुंच सकते हैं। पियाजे का विचार है जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों की कार्यात्मक क्रिया का आयोजन करता रहता है। वो कार्यात्मक क्रिया द्वारा सीखता रहता है, उसका आयोजन करता है। एक विकास अवस्था से दूसरी में पदार्पण के लिए दो तथ्य आवश्यक है, सात्मीकरण एवं संतुलन। सात्मीकरण मतलब होता है किसी चीज को आत्मसात करना, जो आपकी पुरानी अवधारणा या पुराने विचार या पुरानी सोच है उसके आधार पे किसी नई सोच को सीखना, नए कार्य को सीखना। जैसे बच्चे को पहले गणित सिखाई जाती है, फिर गणित के बिहार पे ही वो इंजीनियरिंग सीखता है। बच्चे को पहले बायो पढ़ाई जाती है, फिर बायो के हिसाब से वो डॉक्टर की पढ़ाई करता है, एमबीबीएस करता है। तो ये भी सात्मीकरण है। सॉरी, जो पहले आपके अंदर धारणाएं हैं उसके आधार पर नई चीजों को सीखना और संतुलन स्थापित करना। तो एक विकास की अवस्था, जैसे इंटर आपने बायो से पढ़ा, अब आपको एमबीबीएस पढ़ने के लिए इंटर की बायो काम में आएगी। तो इंटर से एमबीबीएस तक जाने के लिए दो चीजें आवश्यक है, सात्मीकरण एवं संतुलन। पुराने ज्ञान को समझना और संतुलन स्थापित करना। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने नैतिक विकास पे क्या बताया है? जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम एवं तार्किक क्रम होता है। नैतिक निर्णय जो होते हैं उनके विकास में एक क्रम देखा जाता है। पियाजे के अनुसार नैतिक अवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं जो अग्रलिखित हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो सबसे पहली है परायत्त नैतिकता। इसके विषय में पढ़ते हैं। स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मोरालिटी, दूसरे की द्वारा दी गई नैतिकता, अपनी नैतिकता नहीं है ये होती है 2 से 8 वर्ष के बच्चों में। जो 2 से 8 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको सिखाया जाता है, उनको पढ़ाया, जो उनके माँ बाप सिखाते हैं,
जो उनको अध्यापक सिखाते हैं वही उनकी नैतिकता होती है, वही उनकी मॉरलिटी होती है। इसके विषय में समझते हैं। पियाजे के अनुरूप इस अवस्था का उद्भव बालकों में समान अंतःक्रिया से होता है, मतलब वो जो आसपास की वस्तुओं से अंतःक्रिया करते हैं, रिएक्शन होता है उनमें, उसके माध्यम से ही वो उनके अंदर ये नैतिकता पनपती है जो उनको सिखाया जाता है। इस काल में बच्चों में नैतिक नियम निरपेक्ष, अपरिवर्तनशील एवं दृढ़ प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब बच्चों को जो बता दिया जाता है उनको वही मानना हो, तो वो वही समझते हैं यही सही है। वो तर्क नहीं कर पाते, वो चीजों को सोच नहीं पाते, उसके विषय में चिंतन नहीं कर पाते। तो माँ बाप उनको जो नैतिक पाठ, जैसे कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, क्या समझना है, क्या कहना है, कैसे खाना है, ये सब चीजें जो माँ बाप उनको सिखा देते हैं वही नैतिकता होती है। उसको वह परिवर्तनशील भी मानते हैं कि ये सही है, जो अध्यापक ने बताया वो सही है, जो माँ बाप ने बताया वो सही है। तो 2 से 8 वर्ष के विषय में नैतिकता जो होती है वो परायत्त नैतिकता होती है। उसके बाद 9 से 11 वर्ष स्वायत्त नैतिकता। अब इसमें खुद की नैतिकता का कुछ विकास प्रारंभ होगा। इस काल में नैतिकता बच्चों के समकक्ष अर्थात मित्रों के बीच के संबंधों से विकसित होती है। मतलब अपने मित्रों में कार्य करने की शैली, उनसे नैतिकता बच्चे सीखते हैं। अपने मित्रों के संबंध के द्वारा न्याय का एक ऐसा दर्शन उभरता है जिससे दूसरों के अधिकारों के संदर्भ में चिंता एवं पारस्परिकता का भाव दिखता है। मतलब कि दूसरों के अधिकारों के विषय में भी सोचने लगते हैं। अपने अलावा भी बच्चे शुरू में स्वयं के विषय में ही सोचते हैं। उनको भूख लगी है तो उनको खाना चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। वो कहाँ है, किस परिस्थिति में, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब 9 से 11 वर्ष की अवस्था में पहुंचते हैं तो वो दूसरों के अधिकारों या दूसरों के विषय में भी चिंतन करने लगते हैं। स्वायत्त नैतिकता विकसित होती है। बच्चों में सोचने की प्रवृत्ति होती है और नियम एवं कानून लोगों द्वारा निर्मित किए गए हैं। बच्चे सोचना प्रारंभ करते हैं और लोग नियम कानून लोगों द्वारा बनाए गए हैं, वो अपने उन्हीं को फॉलो करते हैं। 9 से 11 वर्ष की अवस्था। आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत, इसके विषय में जानते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत, इसके विषय में पढ़ते हैं। इन्होंने नैतिक विकास की कौन कौन सी अवस्थाओं के विषय में बताया है। तो सबसे पहले है पूर्व परंपरागत स्तर, मतलब जो परंपराएं हैं उसके पहले का जो स्तर है, 4 से 10 वर्ष। बच्चे नियमों का पालन दंड से बचने और पुरस्कार पाने के लिए करते हैं। उनके अंदर स्वनैतिकता नहीं होती है, वो बाह्य चीजों से प्रेरित होकर ही नैतिक चीजों का पालन करते हैं। उनको मारा जाएगा अगर वो गलत करेंगे, सही करेंगे तो पुरस्कृत किया जाएगा। माँ बाप कहते हैं ये चीज करो तुमको ये देंगे, उनको प्रलोभन देते हैं, अच्छे से पढ़ोगे तो तुमको ये चीज ला के देंगे। तो वो जो नियमों का पालन करते हैं वो दंड से बचने और पुरस्कार पाने के लिए करते हैं। नैतिक निर्णय व्यक्तिगत परिणामों पर आधारित होते हैं, मतलब उनके जो नैतिक निर्णय होते हैं वो व्यक्तिगत परिणामों के पर आधारित होते हैं, अपने आप को बचाने के लिए दंड से या अपने आप को पुरस्कृत करने के लिए। परंपरागत स्तर, जो चीजें चली आई हैं उसके विषय में सीखना। तो ये 10 से 13 वर्ष के विषय बीच होता है। इस अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं का पालन दूसरों की स्वीकृति पाने या व्यवस्था बनाए रखने के लिए करते हैं। मतलब वो एक नियम में ढालते हैं खुद को कि हाँ ये परंपराएं हैं, ये व्यवस्था है, इस तरीके मुझे कार्य करना है, ये नैतिक है या अनैतिक है। जो उनको सिखाया जाता है उसी के विषय में वो कार्य करना शुरू करते हैं, उसी आधार पे। अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने और कानून का सम्मान करने पर ध्यान केंद्रित होता है। वो खुद सोचते नहीं है, उनको नियम बताए जाते हैं, उस नियम को फॉलो करके वो अच्छा बनना चाहते हैं कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। 10 से 13 वर्ष के विषय स्तर पर। उसके बाद है 13 वर्ष के ऊपर उत्तर परंपरागत, मतलब जो परंपरागत चीजें उनको सिखाई गई उसके बाद की नैतिक अवस्था कैसी होती है। जो चीजें उन्होंने सीखी अपने माँ बाप से, अपने समाज से, अपने अध्यापक से, अपने अभिभावक से, उसके, ये तो हो गया परंपरागत स्तर। उसके बाद है उत्तर परंपरागत, उत्तर माने बाद का।
इसके बाद क्या स्तर होता है, उसमें क्या होता है, व्यक्ति स्वयं के नैतिक सिद्धांत और मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है। फिर माँ बाप का प्रेशर नहीं काम करता। हो सकता है कि माँ बाप, बच्चा विचार करने लगता है कि यहाँ हो सकता है मेरे माँ बाप भी गलत हो, या हो सकता है यहाँ मैं गलत हूँ, तो वो अपने नैतिक सिद्धांतों का विकास करता है, उसके आधार पे वो निर्णय लेना शुरू करता है। उत्तर परंपरागत जो समाज के कानूनों से भी ऊपर हो सकते हैं, मतलब जो समाज में धारणाएं बनाई गई हैं, तो 10 से 13 तक तो वो समाज की धारणाओं को ही अनुपालन करता है, उन्हीं नियमों को जानता समझता है, उन्हीं नियमों को मानता है। लेकिन जब वो 13 से ऊपर जाता है तो उत्तर परंपरागत स्तर में वो क्या करता है, कानून, जो समाज के नियम कानून है उससे भी ऊपर होकर सोच सकता है। उसमें सामाजिक अनुबंध एवं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की समझ शामिल होती है। वो चीजों को समझता है लेकिन अपनी अवधारणाओं को हावी करता है उस पे। इसके विषय में और अच्छे से पढ़ते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर 4 से 10 वर्ष। इसमें क्या है, इस आयु में बालक अपनी अवस्थाओं के संदर्भ में, इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं, जो उनकी नीड्स है उसके विषय में ही सोचते हैं। नैतिक दुविधाओं से संबंधित प्रश्न उनके लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। नैतिक कार्य का संबंध सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से क्या सही है क्या गलत है इससे संबंधित होता है। मतलब समाज में क्या सही है क्या गलत है खुद से नहीं सोचते, जो उनको सिखाया जाता है उसी आधार पर वो कार्य करते हैं। अच्छा या बुरा, सही या गलत की व्याख्या मिलने वाले दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्ति की शारीरिक क्षमता या उसके परिणाम से मापी जाती है। मतलब वो जो दंड मिलेंगे, जो पुरस्कार मिलेंगे, उसके आधार पे ही अच्छा बुरा उनको पता होता है, वो स्वयं की अवधारणा विकसित नहीं होती है। तो इसके दो चरण हैं, जैसे पहला है दंड एवं आज्ञा पालन, अभिमुखता ओरिएंटेशन, तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। बालक के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है, ये नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे, ये नहीं करेंगे तो अध्यापक मारेंगे, ये कार्य करेंगे तो माँ बाप मारेंगे, इस चीज का मनोभाव उनके अंदर होता है, दंड पे आधारित उनकी नैतिकता होती है। इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है, बालक स्वयं को परेशानी से बचाना चाहता है। कोरलबर्ग का मानना है कि कई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपना कोई बालक स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना है। अगर वो कोई व्यवहार करता है, कोई नैतिकता को अपनाता है, तो इसका कारण क्या होगा, दंड से बचाने के लिए वो खुद को ये कर रहा है या पुरस्कार पाने के लिए वो कर रहा है। इस पे आधारित उसकी नैतिकता होती है। फिर दूसरा है आत्म अभिरुचि या प्रतिफल अभियुक्ता, रिवार्ड, सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड। इस अवस्था में बालकों का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता, वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है, वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन करता है। पहले में डर से, दंड के डर से अनुपालन करता है नियमों का, दूसरे में पुरस्कार पाने से। तो दो ओरिएंटेशन होते हैं नैतिकता के 4 से 10 वर्ष के बच्चों में। जो 4 से 10 वर्ष का बच्चा होता है वो कुछ चीजों को मानता है कि हमको दंड मिलेगा, इस कारण से वो नैतिकता को मानता है, और कुछ नैतिकता उसके ऊपर इसलिए हावी होती है कि ये करेंगे तो मुझे पुरस्कार मिलेगा। तो इसी दोनों के बीच में ही वो नैतिक अनैतिक कार्यों का चयन कर पाता है, स्वयं उसकी कोई अवधारणा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। परंपरागत नैतिक स्तर, जो नियम कानून बनाए गए हैं समाज द्वारा, उसको वो समझता है, उसको आत्मसात करता है। तो ये अवस्था है परंपरागत नैतिक अवस्था, 10 से 13 वर्ष की अवस्था में। इसको समझते हैं। कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है, मतलब वो जो माँ बाप से सीखता है, जैसे उसके माता पिता कार्य करते हैं उस चीज को समाहित करता है अपने व्यवहार में, जैसे उसके अध्यापक कार्य करते हैं, जैसे उसके बड़े व्यवहार करते हैं, उसको वो नैतिक मानकों रूप में समाहित करता है, तथा उस मानक के सही एवं गलत पक्ष पर चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है और उस पर अपनी सहमति बनाता है। इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरे की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है। इसके दो चरण निम्नलिखित है। अब इसमें दूसरे की आवश्यकता के विषय में भी सोचना शुरू कर देता है 10 से 13 वर्ष में। अधिकार संरक्षण मुक्ता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं। जो स्कूल के नियम हैं, जो घर के नियम हैं, जूता यहाँ उतारो, बैग यहाँ रखो,
इन सब चीजों के प्रति जागरूक होने लगते हैं, जो उनको नियम बताए जाते हैं, तथा वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेही उनकी हो जाती है। उनसे पूछा जाता है ये क्यों नहीं किया। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की ये बनने की अवधारणा, इस अवस्था में बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है। 10 से 13 वर्ष एक दूसरे को सम्मान करते हैं और दूसरों से सम्मान पाने की भी इच्छा रखते हैं, इसीलिए भी अच्छा व्यवहार करते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो लोग सोचेंगे ये तो गंदा लड़का है, इसको मैनर नहीं है, तो इसलिए वो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की बनने की भी भावना उनके अंदर होती है 10 से 13 वर्ष के बच्चों में। आगे पढ़ते हैं। उत्तर परंपरागत 13 वर्ष के बाद, मतलब जो उनको परंपरागत रूप से चीजें सिखाई गई उसके बाद का स्तर। आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य, खुद द्वारा अंगीकृत किया गया, अपने द्वारा बनाया गया नैतिक मूल्य, इसके विषय में 13 वर्ष के बाद। कोलबर्ग के मतानुसार नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। मतलब जो परंपरागत स्तर होता है उसमें जो नैतिक मूल्य या चरित्र मूल्य होता है उसका संबंध अच्छे और बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। मतलब क्या काम अच्छा है क्या बुरा है ये सिखाया जाता है परंपरागत में। बालक बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एक स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। ये उत्तर परंपरागत में क्या होता है, जो बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है, जो समाज की सामाजिक आशाएं उससे की जाती हैं उसको पूरा करने में रुचि लेता है। और बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। जो समाज, जो राष्ट्र में, जो देश के लिए स्वीकृत व्यवस्था है, जो समाज के लिए स्वीकृत व्यवस्था है, जो परिवार के लिए स्वीकृत व्यवस्था है, जो एक्सेप्टेंस है लोगों में, उसके आधार पे ही वो कार्य करता है। आगे पढ़ते हैं। मानव विकास की वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं। विकास की वृद्धि अवस्थाओं में बालक में कुछ विशेष गुण एवं विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। इसके अंतर्गत वयस्क वस्तुओं को निर्धारित कर कार्य करना सीख जाता है। इसके अंतर्गत 2 चरण है। कौन कौन से चरण है इसके विषय में पढ़ते हैं। सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, अब उत्तर परंपरागत जो है, उत्तर परंपरागत अवस्था, नैतिक नैतिक अवस्था में 2 चरण है। कौन कौन से। सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसके विषय में समझते हैं, ये क्या है। इस अवस्था में, इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। मतलब वो खुद का विचार उनके अंदर डेवलप होने लगता है, तथा वे यह भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। मतलब जो समाज के नियम बनाए गए हैं उसमें सुधार की आवश्यकता तो नहीं है, ये नियम सही है कि नहीं है। उदाहरण स्वरूप, यदि एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो यहाँ देखा जाएगा कि जीवन बचाना यहाँ महत्वपूर्ण है। मतलब चोरी तो कर रहा है, ये समाज का नियम है, चोरी करना गलत है, लेकिन वो बच्चा ये सोचेगा कि जीवन बचाना ज्यादा आवश्यक था। तो जो समाज के नियम बने हैं उसमें सुधार को भी वो समझता है, इसमें सुधार की भी आवश्यकता है कि अगर किसी को दवा की आवश्यकता है, अगर वो चोरी कर रहा है, चलो ठीक है कर ली। तो ऐसे नए नए विचार उसके अंदर आते हैं, समाज के बनाए गए जो नियम है उसके विरुद्ध भी। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अवधारणा, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, इसके इस अवस्था में अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाती है, जब बच्चे का आचरण दूसरे की प्रतिक्रिया का विचार किए बिना उसके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दूसरे की प्रतिक्रिया का विचार किए बिना, मतलब कि मेरा क्या स्वभाव है इस पे वो दूसरे की प्रतिक्रिया का विचार नहीं करता कि और क्या इसके विषय में सोचेंगे। उसकी जो, उसको जो नैतिक लगता है वो ये नहीं सोचता कि दूसरे क्या सोचेंगे, हमारे लिए ये सही है तो हम ये करेंगे। किए बिना
उसके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है, जो उसके आंतरिक आदर्श है, जो उसने मन में अपने आप आदर्श बना लिए हैं स्वयं के लिए, उसके आधार पर वो कार्य करता है। वो किसी की प्रतिक्रिया का विचार नहीं करता है। आगे पढ़ते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अन्य अवस्थाएं। अब कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास सिद्धांत है, इसमें कुछ अन्य अवस्थाएं हैं, जैसे सबसे पहली है स्वकेंद्रित अवस्था। ये बचपन के समय होती है। अपने आप को केंद्र में रख के ही बच्चा नैतिक एवं अनैतिक जो चीजें हैं, उसको नैतिक अनैतिक कुछ नहीं पता। वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने की ही अवधारणा से काम करता है। इस अवस्था का कार्यकाल 3 वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती हैं। मतलब जो उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, उसके शरीर की आवश्यकताएं हैं, उसको क्या चाहिए वो छीन लेगा, वो चुरा भी सकता है। तो नैतिक वैतिक कुछ नहीं, उसको जो अच्छा लगा वो हो सकता है चुरा ले, हो सकता है उठा ले, छीन ले। बालक के लिए वही नैतिक होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा हो, जो उसे अच्छा लगता है, जो अपने कल्याणकारी खुद के लिए लगता है। अगर उसको भूख लगी है तो उसको खाना चाहिए, उसके लिए नैतिकता मायने नहीं रखती। तो वो आत्म कल्याण से जो जुड़ा होता है उसी को वो नैतिक मानता है, स्वकेंद्रित अवस्था। इसके बाद है परंपराओं को धारण करने की अवस्था। अब जब बड़ा होगा, 6 साल से विकसित होगा, आगे बढ़ेगा, तो वो परंपराओं को धीरे धीरे धारण करने लगेगा जब मेच्योर होगा। 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल का संबंध इस अवस्था से है। इस अवस्था का बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता हुआ देखा जाता है। मतलब जो सामाजिकता में गुण है, जो समाज द्वारा निर्धारित किए गए गुण है, उसको धारण करने लगता है। अतः उसमें समाज के बनाए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करने संबंधी नैतिकता का विकास होता हुआ देखा जा सकता है। इस अवस्था में उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है और वो यह समझने लगता है कि उसके किस प्रकार के आचरण या व्यवहार से दूसरों का अहित होगा या ठेस पहुंचेगी। वो इन सारी चीजों को भी समझने लगता है। तो यह परंपराओं को धारण करने की अवस्था होती है 7 से किशोरावस्था। किशोरावस्था के मध्य का समय ये होता है। आगे बढ़ते हैं। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। अब आत्मचिंतन करना शुरू कर दिया। पहले तो परंपराओं को समझा, उसके हिसाब से कार्य किया। अब खुद की अवधारणा विकसित करना शुरू किया। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, इसके विषय में पढ़ते हैं। यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी है, जब बच्चे बागी होते हैं। इस अवस्था में बालक का सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है और उसमें आत्मचेतना की शुरुआत हो जाती है। खुद की चेतना विकसित होने लगती है। यह मेरा आचरण है, मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ। मतलब मैं की भावना, स्वयं की भावना, अहम की भावना शुरू हो जाती है, जिसकी उसे अनुभूत होने लगती है तथा अपने व्यवहार, आचरण एवं व्यक्तित्व संबंधी गुणों की स्वयं की ही आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें पनपने लगती है। मतलब वो जो गलत करेगा उसकी आलोचना भी करेगा कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैं गलत हूँ, मैंने मुझे ऐसा ही करना अच्छा लगता है। उसको पता है, वो अपनी आलोचना भी करना शुरू कर देता है। पूर्णता की चाह उसमें स्वयं से असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। उसके अंदर पूर्णता की भावना, पूर्णता की चाह आने लगती है। वो अपने आप को पूर्ण करना चाहता है। यही असंतुष्टि उसे समाज तथा परिवेश में जो कुछ गलत हो रहा है उसे बदल डालने या परंपराओं के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित करती है। समाज के कुछ जो नियम हैं, जो रूढ़ियां बनी हुई हैं, जो दृष्टिकोण बने हुए हैं, अगर उसको अकुलाहट होती है, अगर वो उसको अपने आप को उस समाज में अनुकूलित नहीं कर पाता है, तो उसे बदलना चाहता है। वो सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाने को भी प्रेरित होता है कि हाँ ये अवधारणाएं गलत है, इसको बदलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। अब इसमें आत्मचिंतन तो इसमें भी है, लेकिन आधार युक्त है, किसी चीज से जुड़ा हुआ आत्मचिंतन है। इससे पहले मुक्त आत्मचिंतन था, आधारहीन था, उसका कोई आधार नहीं था। लेकिन ये जो आत्मचिंतन है ये आधार युक्त है। नैतिक या चारित्रिक विकास का यह चरम अवस्था है।
भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद इस प्रकार का विकास संभव है। जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था के बाद जिस प्रकार के नैतिक आचरण एवं चारित्रिक मूल्यों की बात बालक विशेष में की जाती है, उसके पीछे केवल उनकी भावनाओं का प्रभाव मात्र नहीं होता है, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता हुआ अच्छी तरह सोच समझकर किसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपने व्यक्तित्व गुणों में धारण करता हुआ पाया जाता है। मतलब सिर्फ भावनाएं ही हावी नहीं होती हैं उसके नैतिक मूल्य में या उसकी विचारधारा में या उसके आचरण में। वो उसके विषय में सोचता है, जो उसकी मानसिक शक्ति है उसके आधार पे उचित का प्रयोग करता है। मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता हुआ अच्छी तरह सोच समझ कर किसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपने व्यक्तित्व गुणों के आधार व्यक्ति गुणों में धारण करता हुआ पाया जाता है। मतलब आधार वो बनाता है अपनी भावनाओं को नहीं, अपनी मानसिक शक्तियों को, उसके आधार पे ही वो किसी गुणों को धारण करता है। तो ये आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था है। इसके बाद पढ़ते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। इनके विषय में जानते हैं। लियो वाइगोत्स्की का परिचय। सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक लियो वाइगोत्स्की ने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया, समाज का विशेष योगदान। उन्होंने बताया कि बालक के हर प्रकार के विकास में समाज का एक विशेष निर्णायक योगदान होता है। संज्ञानात्मक विकास का मूल। सिद्धांत के अनुसार बालक में संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सोशल इंटरेक्शन है, जो आपस में अन्योन्य क्रिया होती है समाज के साथ। आगे इसके विषय में पढ़ते हैं। इन्होंने क्या कहा है। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। समाज में घुलने मिलने के फलस्वरूप ही बालक का विभिन्न प्रकार का विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा। ये विकास के सिद्धांत में हम लोग पढ़ चुके हैं। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से बहुत दूर होता है। मतलब जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसके अंदर कोई सामाजिकता नहीं होती, क्योंकि वो समाज से मिला जुला ही नहीं होता है। उसके माँ बाप ही समाज है, वो उन्हीं का राजकुमार होता है, उसके अंदर सामाजिकता नहीं होती। वह अत्यधिक स्वार्थी होता है, उसे केवल अपने शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की ललक होती है तथा दूसरों के हित चिंतन का वह कुछ भी परवाह नहीं करता। वो अपने विषय में ही सोचता है। वह इस आयु में गुड्डे गुड़ियों, खिलौनों, मूर्ति आदि निर्जीव पदार्थों तथा पशु पक्षी मनुष्य आदि सजीव प्राणियों में कोई अंतर नहीं समझ पाता। शैशवावस्था में बच्चे गुड्डे गुड़ियों, जीवित जीव निर्जीव इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिशु के सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार ये बताया गया है। शिशु के सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत सीमित होता है। शैशवावस्था में माँ बाप ही समाज होते हैं, दो चार लोग जो आए गए घर में, बस उन्हीं को जानता है। अतः सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उससे बहुत आशा नहीं की जा सकती। बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब जब शैशवावस्था से बाल्यावस्था 5 साल के ऊपर जाता है बच्चा, तो वो विद्यालय जाना शुरू करता है और उसका सामाजिकरण बहुत तेजी से होता है। और अब उसका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत बनता चला जाता है, क्योंकि विद्यालय में 100, 150, 200 बच्चे हैं। अलग अलग परिवेश के बच्चे, अलग अलग गांव के बच्चे, अलग अलग जातियों से आते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। तो उनके विषय में जब बच्चा जानता है, उनसे अंतःक्रिया करता है, उनसे मिलता जुलता है, तो उसका सामाजिकरण और तेजी से होता है। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। मतलब लैंगिक भेदभाव आ जाता है बच्चों में। बच्चे किशोरावस्था में ही लैंगिक भेदभाव को जानते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो लड़का लड़की इसमें सब में विभेद नहीं कर पाते। इस आयु में अधिकतर किशोर एवं किशोरियां अपने हम उम्र समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। मतलब ग्रुप बनना शुरू हो जाता है हम उम्र का किशोरावस्था में, और लड़के लड़कियां उस ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। लड़कियां अपने ग्रुप की और लड़के अपने ग्रुप की, बॉयज अपने ग्रुप के, गर्ल अपने ग्रुप की। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास का सिद्धांत, इसके विषय में समझते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, लेकिन
समझने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। तो समीपस्थ विकास का सिद्धांत क्या होता है? समीपस्थ विकास का सिद्धांत होता है जैसे बालक के, जैसे मान लीजिए कि जो बालक को सपोर्ट के माध्यम से क्या सिखाया जा सकता है, वो इसके विषय में बताया गया है इस सिद्धांत में। जैसे बच्चा मान लीजिए 10 का पहाड़ा जानता है पढ़ना, और अध्यापक उस पहाड़े 10 के पहाड़े के माध्यम से, 10 की टेबल के माध्यम से उसको 20 की टेबल तक सिखाता है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। तो वो किसी की सहायता से, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे खुद के बड़े हों, घर में कोई गार्जियन हो, बड़ी बहन हो, माँ बाप हो, तो वो उसकी क्षमता के अनुरूप, जैसे अध्यापक या माता पिता समझ जाते हैं कि इसको ये आ रहा है, इसको इसके जैसे 10 की टेबल को जोड़ते हुए हम आगे पढ़ा सकते हैं, आगे इसको समझा सकते हैं। इसको 2 अंकों का जोड़ आ रहा है, इसके आगे हम इसको 4 अंक, 6 अंक, 10 अंक का जोड़ सिखा सकते हैं। तो समीपस्थ विकास का सिद्धांत यही होता है, बच्चे को जो आ रहा है वो उससे उसका पूर्ण आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको जो पूर्व ज्ञान है उसके आधार पे जो हम आगे सिखा सकते हैं, उसके आधार पे उसके विकास का आकलन करते हैं। तो इसको समझते हैं समीपस्थ विकास का सिद्धांत, मतलब कि वो पुरानी चीजों को जोड़ के कितना आगे तक जा सकता है किसी की सहयोग के माध्यम से। तो ये है समीपस्थ विकास का सिद्धांत। यह वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक भाग है। इसके अंतर्गत वाइगोत्स्की ने एक संप्रत्यय दिया था। संप्रत्यय मतलब होता है जो अवधारणाएं हमारे दिमाग में पहले से बनी हुई हैं, किसी विषय में, किसी वस्तु के विषय में, या किसी संकल्पना के विषय में जो अवधारणा बनी हुई है, उससे ही मिलती जुलती अवधारणा को सोचना या उसी के आधार पे आगे समझना, उसी को संप्रत्यय कहा जाता है। तो संप्रत्यय जिसका नाम था स्कॉफ होल्डिंग, सहारा देना। इसका अर्थ होता है जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है। मतलब उसको कुछ चीजें आ रही हैं, लेकिन उसको थोड़ा सहारा मिलता है और आगे सीखने के लिए, तो वह प्रक्रिया स्कॉफ होल्डिंग कहलाती है। या जब बच्चा किसी समस्या के समाधान का हल किसी की सहायता या मार्गदर्शन से करता है, तो यह प्रक्रिया सहारा देना कहलाती है। तथा जब बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं, तो उसे व्यक्तिगत वार्ता एवं कार्य करते समय अपनी प्रगति संबंधी स्वयं वार्ता, व्यक्तिगत वाक स्वतः नियमन कहते हैं, अपने अनुसार नियम बनाना। तो समीप विकास का सिद्धांत यही है कि बच्चे को जो पुरानी अवधारणाएं विकसित हो चुकी हैं, जो उनको समझ विकसित हो गई है, उसके आधार पे किसी भी बड़े की सहायता से, अध्यापक की सहायता से, घर में किसी गार्जियन की सहायता से, मार्गदर्शन के आधार पे उनके डेवलपमेंट के विषय में आगे मार्ग उनका बनाना या आगे रास्ता बनाना। तो ये है समीपस्थ विकास का सिद्धांत। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है, और हमें आशा है कि जो चीजें बताई गई हैं वो आपके समझ में आई होंगी, और आप इसको सरल रूप से समझ गए होंगे, और आप इस समझ के साथ जो विगत वर्षों में प्रश्न पत्र हैं, पूछे गए हैं जो प्रश्न इस पाठ से, उसको करने की कोशिश जरूर करिएगा। उससे ही आप स्वयं का आकलन कर पाएंगे कि हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं। अगर आपसे प्रश्न हो रहे हैं तो आपकी पढ़ाई सही दिशा में है, और हम ऐसे ही चीजों को सरल भाषा में समझते हुए, पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो हमको देखते हुए यहाँ तक आए हैं लास्ट तक, आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो लोग जरूरतमंद हैं, सीटेट के लिए प्रयासरत हैं, उनको शेयर करें, उनको लाभ मिले। और जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लोग के व्यूज आएंगे, तो मुझको भी प्रोत्साहन मिलेगा, हम भी प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे, और अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए हम प्रतिबद्ध होंगे आपसे, और अच्छे से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और इस पूरे वीडियो में या
पिछली जो वीडियो आई हैं उसमें अगर कोई त्रुटि आपको लगती है, किसी सुधार की आवश्यकता लगती है, तो आप उसको भी कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको सुधारेंगे और बेहतर तरीके से आपके सामने हम चीज़ों को रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।